guys, welcome back to Stopgap Solutions. So, our today's lecture is the continuation of Art and Culture series, and our today's topic is language and literature in ancient India. So, we'll learn about ancient India, medieval as well as modern India. So, guys, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा आर्ट एंड कल्चर जो सीरीज है उसका मोस्टली पार्ट वी हैव कवर्ड लाइक 90% ऑफ विच वी हैव कवर्ड ऑलरेडी. सो अब जो 10% बचा है दैट इज ऑल्सो लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स यहाँ से इस इन सेक्शन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑल्सो we'll cover the rest of the topics. So first thing is Sanskrit literature was the most developed in ancient times. As we know that जो ancient time था उसमें संस्कृत literature काफी ज़्यादा developed था. Now apart from Brahmi in north में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेबिक एंड ग्रीक, ये सब भी इंपॉर्टेंट थे. सो अरेबिक एंड खरोष्टी आर मोस्टली सिमिलर. सो और नॉर्थ ईस्ट में अशोक इंस्क्रिप्शंस में जो खरोष्टी स्क्रिप्ट में मिलते हैं ये उसका एग्जाम्पल है कि नॉर्थ साइड में हमारा ब्राह्मी, खरोष्टी और अरेबिक और ग्रीक ये सब यूज होता था. सो ये टाइमलाइन है हमारा टिल 600 to 300. ये हमारा ब्राह्मी चलता था. देन सिद्धार्थ मत्रिक ये हमारा 550 to 750. एंड देन देवनागरी ये हमारा 1180. सो ये इसका टाइमलाइन हो गया. अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है गाइस. सो पहला द फर्स्ट राइटिंग स्क्रिप्ट सबसे पहला हमें मिला है हरप्पन का है, लेकिन अभी तक वो डिसाइफर नहीं हो पाया है. वी ऑल नो दिस. देन हमारा है वैदिक एज. सो द लैंग्वेज संस्कृत जो है वो हमारा वैदिक संस्कृत के नाम से ही जानते हैं. एंड द लिटरेचर बेस्ड ऑन दिस लैंग्वेज इज वैदिक लिटरेचर. एंड द वैदिक लिटरेचर रिप्रेजेंट्स मेनली इसमें 4 वेदास को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसमें कोई राइटिंग और स्क्रिप्ट नहीं था क्योंकि उस टाइम पे जो वेद होते थे उसको श्रुति यानी कि लिसनिंग. तो जैसे कि एक वेद जो है वो किसी ने पढ़ लिया, आई मीन सुन लिया अपने गुरु जी से, तो वो उन्हें याद हो जाता था. उसके बाद वो पास ऑन करते थे अपने डिसाइपल को देन फर्दर. तो उसका कोई राइटिंग और वैसा स्क्रिप्ट नहीं था. दिस एग्जिस्टेड इन ओरल ट्रेडिशन एंड पुट टू राइटिंग लेटर. ये हमेशा ओरल ट्रेडिशन से पास ऑन होता था जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड देन बाद में इसको राइटिंग में कन्वर्ट किया गया था. देन वैदिक हो गया हमारा. पोस्ट वैदिक एज में जो जिसका टाइम पीरियड है 600 to 300 BC, इसमें डेवलपमेंट हुआ 3 टाइप के लिटरेचर का. सबसे पहला आपका वेदांग लिटरेचर, ये संस्कृत में होता था. तो वेदांग मतलब होता है सब्जेक्ट्स. देयर आर सब्जेक्ट्स एसेंशियल फॉर, कुछ सब्जेक्ट्स होते थे, कुछ टॉपिक्स होते थे जो रीडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड अप्लाई करने के लिए. जो वेदास है, वेदास में जो भी लिखा हुआ है, जो भी वो लोग सुनते आ रहे थे उसको अप्लाई करने के लिए, उसको समझने के लिए और उसको पढ़ने के लिए जिन चीज़ों का ज़रूरत होता था, जो एसेंशियल होती थी, उसको हम वेदांग कहते हैं. सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ द वैदिक लिटरेचर. सो इन अ काइंड ये वैदिक लिटरेचर का ही एक्सटेंशन है. और 6 इन नंबर्स. फर्स्ट सब्जेक्ट इज शिक्षा. शिक्षा का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन. सेकेंड सब्जेक्ट इज छंद, मीटर जिसको हम कहते हैं, एंड अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन वर्स फॉर्म. इसमें हमारा मोस्टली पोइट्री होता है. सो ये हमारे 2 हो गए. द थर्ड इज व्याकरण. व्याकरण एज वी नो ग्रामर. फोर्थ सब्जेक्ट इज निरुक्ता मीन्स इटिमोलॉजी, यानी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है वर्ड्स का. देन फिफ्थ इज ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी. सिक्स्थ इज कल्प मीन्स सेरेमनीज, जिसमें आपका सेक्रीफाइस, रिचुअल्स ये सब आ जाता था. टेक्स्ट रिटन ऑन दीज सब्जेक्ट्स, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके. जो पन्नी ने अष्टाध्यायी लिखी है, जो ग्रामर टेस्ट है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेम ग्रामर. देन सेकेंड हमारा जो टाइम आ जाता है डेवलपमेंट का, वो है राइज ऑफ बुद्धिज्म. सो बुद्धा अडॉप्टेड पाली. अब होता क्या था गाइस, जो संस्कृत होता था वो काफी एलीट क्लास का लैंग्वेज हो गया था बाद में. जो मेनली जो पुरोहित होते थे या जो अपर कास्ट होता था उस टाइम, तो वो ही इसको प्रेफर करता था बोलने के लिए. जो जनरल मासेस तो थे उनका जो लैंग्वेज था वो मोस्टली पाली हुआ था. एंड देयर आर डेवलप्ड Buddhist religious literature in Pali known as Tripitakas.
तो जैसे हम जानते हैं कि बुद्धिज्म में 3 पिटका जो उनके लिटरेचर है, सुत्त, विनय, अभिधम्म। तो इन तीनों का जो लिटरेचर का जो वो है लैंग्वेज, वो पाली है। सॉरी गाइस। सो वन बाय वन हम देखते हैं। सुत्त पिटक, इसमें आपका डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा ने जो जो बोला वो लिखा है। देन विनय पिटक, इसमें आपका रूल्स ऑफ मोनिस्टिक ऑर्डर, यानी कि संघ में आपको किस तरीके से रहना है, वो लिखा हुआ है। देन अभिधम पिटक, इसमें आपका फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ सुत्त पिटक एंड विनय पिटक। मान लीजिए इन दोनों बुक्स में कुछ कुछ डॉक्ट्रिन्स लिखी हैं फिलोसॉफिकल, अब उसको आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसको आप लोगों को बताएंगे कैसे, वो आपका अभिधम पिटक में लिखा हुआ है। तो पहला पिटक जो था वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, सेकंड पिटक सेकंड एंड थर्ड में डेवलप हो गया था। इन फोर्थ काउंसिल अंडर कनिष्क इन कश्मीर, जो फोर्थ काउंसिल है गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कनिष्क के टाइम पे हुआ था कश्मीर में। आउट ऑफ दिस इमर्ज, इसमें महायान बुद्धिज्म का इमर्जेंस हुआ था, विच अडॉप्टेड संस्कृत, एंड सो अंडर महायाना commentaries on Tripikas were written known as Vibhasas, and Vibhasas are in Sanskrit. So guys, हुआ ये था कि 3 जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, डोंट वरी गाइस, जब हम रिलीजन और फिलोसफीज का पार्ट कवर करेंगे तो हम इनको भी डिटेल में कवर करेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा। सो इसमें अभी हम जानते हैं कि जो 3 जो हुई थी स्टार्टिंग की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें डेवलपमेंट हो गया था सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। बाद में जो सबसे लास्ट में जो हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, उसमें जो बुद्धिज्म है वो 2 सेक्ट्स में बढ़ गया था। एक हो गया था आपका महायान, एक हो गया था हीनयान। तो हीनयान तो अपना ट्रेडिशनल वाला था जो पहले से चला आ रहा था, उसी को फॉलो कर रहा था, बट जो महायान था उसमें कुछ चेंजेस हो गए थे। तो महायान में जो टेक्स्ट डेवलप हुआ उसमें संस्कृत में अगेन डेवलपमेंट होने लगा, और इसको जो टेक्स्ट का नाम है वो है विभासस। थर्ड हमारा आ जाता है जैन लिटरेचर। So rise of Jainism in post-Vedic age, महावीर adopted प्राकृत। So जैसे कि हमारा पाली था वैसे एक और लैंग्वेज था प्राकृत, and then developed Jain religious literature in प्राकृत language. तो if asked in the exam कि बुद्धिज्म टेक्स्ट और जैनिज्म टेक्स्ट किस किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, तो ये आपका पाली में लिखा गया था और ये आपका प्राकृत में लिखा गया था। जैन रिलीजियस, अच्छा इसके 2 फॉर्म होते हैं जैन रिलीजन में, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। Jain religious literature is a combination of many clauses together known as agams. तो अगम लिटरेचर है वो आपका जैन लिटरेचर है। सो पहला अंग जो 12 इन नंबर होता था, देन उपंग ये भी 12, देन प्रकीर्णा ये 10, देन छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4 एंड नंदी सूत्र दैट इज 1 इन नंबर। सो गाइज अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अंग, उपांग या मूल सूत्र या नंदी सूत्र ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा जैन स्कल्पचर से रिलेटेड है। दैट्स इट, आपको उसमें इतना ही याद रखना है। देन इन द एज ऑफ मौर्यास, वेरी फेमस बुक ऑफ अर्थशास्त्र, ये हम जानते हैं गाइस, अर्थशास्त्र लिखी गई थी मौर्यास के टाइम पे, और इसको लिखा किसने था, कौटिल्य ने। और इसमें है क्या बेसिकली, तो सेक्युलर लिटरेचर इन संस्कृत। सेक्युलर लिटरेचर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी भी गॉड, किसी भी भगवान का मेंशन नहीं है। देन हमारा आ जाता है उपवेद। उपवेद में हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये सेक्युलर नेचर होता है इनका। पहला सब्जेक्ट है आयुर्वेद, आयुर्वेद होता है हमारा साइंस ऑफ लॉन्ग लाइफ। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा गंधर्व वेद, ये हमारा म्यूजिक से रिलेटेड है। थर्ड शिल्प वेद, रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। फोर्थ है आपका धनुर्वेद, जो कि हमारा वॉरफेयर से रिलेटेड है। टेक्स्ट रिटन ऑन दीज सब्जेक्ट्स बट ऑल आर नॉट अवेलेबल। सो अभी फिलहाल हमारे पास काफी कम जो मटेरियल है वो अवेलेबल है इनसे रिलेटेड जो है। देन सेकंड अवेलेबल इज चरक संहिता बाय चरक, ये हमारा मेडिसिन के ऊपर। सुश्रुत संहिता बाय सुश्रुत, ये हमारा सर्जरी के ऊपर है। जो दोनों ही किताबें हैं वो पोस्ट मॉडर्न एज में लिखी गई थी, तो ये तो हम गाइस वैसे भी याद रख सकते हैं, एस फॉर सर्जरी एंड एस फॉर सुश्रुत। सो वेद हमारा हो गया, वेदांगास हमारा हो गया, और उपवेद हमारा हो गया। सो वेद में कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन, इसमें 4 सेक्शन भी होते हैं गाइस वेद में। संहिता, संहिता में हमारी हाइम्स होती हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सेकेंड हमारा होता है ब्राह्मणास, गाइस ये सारा का सारा लिटरेचर ही है, और संहितास, ब्राह्मणास ये सब हमारे वेद से रिलेटेड लिटरेचर होते हैं। सो दीज आर प्रोज कमेंट्रीज ऑन संहितास। अब जो वेद पे था हाइम्स, वो संहितास में हमने कलेक्ट किया, और जो संहितास में था वो हमने ब्राह्मणास में कलेक्ट किया। फिर हमारा आ जाता है अरण्यक। अरण्यक का मतलब ही होता है गाइस फॉरेस्ट।
तो फॉरेस्ट के ऊपर बुक्स होती थी, ये फॉरेस्ट के ऊपर कह सकते हैं, फॉरेस्ट में जाके लिखी जाती थी। इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो पीनस और मेडिटेशन। इट इज सम फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स ऑल्सो। और आपका सबसे लास्ट आता है उपनिषद्स। दे कंटेन फिलोसफी इसमें होता है। उपनिषद्स आर ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ फिलोसफी इन एंशिएंट इंडिया एंड सिंस दिस इज द लास्ट सेक्शन इट इज ऑल्सो नोन एज द एंड ऑफ वेदास। सो वेदास के एंड को हम क्या कहेंगे, वेदांत कहेंगे। और उपनिषद जो होता है हमारा वो इसमें लास्ट होता है। सो एग्जाम्पल जो है, वेदांत फिलोसफी वॉज द मोस्ट फेमस अमॉन्ग 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी विच emerged in ancient times arose out of philosophy of उपनिषद। जो हमारी वेदांत से जो फिलोसफी है वो निकली किससे है गाइस, उपनिषद से। सो गाइस डोंट गेट कंफ्यूज सो मच, आप इसको एक दो बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। देन जो 4 वेद हैं हमारे वो कौन कौन से हैं वो हम जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जिसमें से ऋग्वेद जो है हमारा वो वैदिक टाइम पे, अर्ली वैदिक टाइम पे लिखा गया था और बाकी हमारे लेटर वैदिक टाइम पे लिखे गए हैं। इन ईच वेद द बेसिक सेक्शन इज फर्स्ट सेक्शन एंड द अदर 3 एसोसिएशन विद द फर्स्ट सेक्शन। सबसे पहला इसमें जो चारों में जो बेसिक है वो एक है और बाकी 3 जो डिराइव्ड है पहले वाले से। On the basis of the nature of first section of each Veda, there is a division. So ऋग्वेद संहिता, first section of ऋग्वेद contains, इसमें हाइम्स होती हैं, बहुत सारे अलग अलग डाइटीज की हाइम्स होती हैं, ठीक है। हाइम्स यानी कि जो मंत्र उच्चारण करते हैं वो होता है इसमें। फर्स्ट सेक्शन ऑफ सामवेद, सामवेद के फर्स्ट सेक्शन में क्या है, सर्टेन हाइम्स टेकन फ्रॉम ऋग्वेद संहिता, कुछ ही जो हाइम्स हैं जो ऋग्वेद से ली गई हैं लेकिन हम उसको अब गाने लगे हैं, सिंगिंग पर्पज। First section of Yajurved, that is Yajurved Samhita, contains mantra, formula used in the performance of sacrifice. Then first section of Atharvaved, that is Atharvaved Samhita, contains hymns mostly related to worldly affairs like spells, charms, magic and for remedy of worldly problems. तो गाइस इसको हम याद कैसे रखें, थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद में हमने सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण करी, उससे हमने जो हमारे डाइटीज हैं, जो हमारे देवता होते हैं उनको प्रेज करने का कोशिश किया, वो फिर भी नहीं माने तो हमने सामवेद उठा लिया। सामवेद में हमने क्या किया, इन्हीं मंत्रों को गाया, हमने अपने देवताओं को, अपने भगवानों को गा के मनाने का कोशिश किया, उनको प्रेज किया। फिर आपका आ जाता है यजुर्वेद। अगर वो फिर भी नहीं मानेंगे, हम उनके सामने गाना गाएंगे फिर भी नहीं मानेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, उनके सामने हवन करेंगे, उनको इस तरीके से मनाएंगे। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानेंगे तो हम अथर्ववेद पर आ जाएंगे और फिर हम उनके सामने जादू टोना करेंगे। अगर कोई इससे नहीं मानता, इससे नहीं मानता, इससे नहीं मानता, तो इससे तो फाइनली मान ही जाएगा। ओके गाइज, सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है उपनिषद, जो हमने अभी पढ़ा था वो कितने होते हैं, दैट इज 108 इन नंबर। सो जैसा कि अभी मैंने बताया, वेद, वेद में 4 पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यकास और उपनिषद। तो जो संहिता होता है वही उसका बेसिक पार्ट होता है, बाकी ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद ये सब संहिता से डिराइव्ड होते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट मॉडर्न एज पे, जो हमारा 200 BC से 300 AD तक विटनेस था। इसमें आपका लिटरेचर का डिफरेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। वन फॉर्म ऑफ एपिक्स इज एपिक्स इंक्लूड, इसी में ये हम मानते हैं कि जो रामायण और महाभारत है वो इसी के टाइम फ्रेम पे डेवलप हुई थी। स्मृति लिटरेचर, दैट इज एन एसेंस लॉ books in the Sanskrit on Brahmanical lines, and first Smriti is Manusmriti, belongs to this period। अब डिफरेंट स्मृति लिखी जाती थी उस टाइम गाइस। जैसे मैंने बताया वेद वगैरह जो हो गया वो आपका श्रुति लिटरेचर होता है। श्रुति मीन्स आप सुनेंगे, लिसनिंग। देन स्मृति, स्मृति हो गया आपका राइटिंग वाला लिटरेचर। उस टाइम पे कई सारी स्मृति लिखी जाती थी, उसमें लॉज रिलेटेड चीजें लिखी जाती थी। तो सबसे पहला हमारा हो गया मनुस्मृति। राइटिंग ऑन आयुर्वेदा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। In this period, the next most important Sanskrit grammar was written. This was Mahabhasya by Patanjali. महाभाष्य लिखा किसने, पतंजलि ने। Rise of Mahayana in post-Mauryan age, Mahayana developed, adopted Sanskrit and that emerged as a Sanskrit literature in Buddhism. जैसा कि मैंने आपको बताया कि महायान ने संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया था। गुप्ता पीरियड 300 AD to 550 AD। अब यहाँ से हम चलते हैं पोस्ट मॉडर्न के बाद गुप्ता पीरियड में। is very important period in the field of development of language and literature, particularly in संस्कृत। संस्कृत में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और इसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी बोलते हैं। बाकी और स्मृति का हम नाम याद कर लेते हैं, जो नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति,
और भी काफी सारी लिखी गई थी, ये सारी ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स होती थी। डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल लिटरेचर ड्यूरिंग दिस फेज ऑल्सो इन संस्कृत एंड दे रिप्रेजेंट लिस्ट ऑन 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी। अब उस टाइम पे फिलोसफी के ऊपर भी काफी सारा डेवलपमेंट हुआ था, और बेसिकली जो हमको याद रखनी है वो 6 होती है: सांख्य, योग, न्याय, विशेषिका, मीमांसा और वेदांता। सो मीमांसा और वेदांता को ही हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहते हैं। सो ये हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे रिलीजन और फिलोसफी वाले पार्ट में। सो दिस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक राइटिंग ऑल्सो। इसमें साइंटिफिक राइटिंग्स भी हुई थी। राइटिंग्स ऑफ आर्यभट्ट हमें मिल जाती है, राइटिंग्स ऑफ वराहमिहिर मिल जाती हैं, ब्रह्मगुप्त मिलती हैं। These literature mainly on astronomy, maths and astrology. So this period is important for Sanskrit secular literature also. Secular यानी कि जिसका गॉड से हेवनली बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है. So most of important form was plays और ड्रामा. So जो सेक्युलर राइटिंग्स थी उसमें जो ड्रामा जो लिखे गए थे, प्लेज लिखे गए थे कालिदास के द्वारा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था. This is the period when most of the Puran were compiled. And they are also in Sanskrit. So basically अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आफ्टर मौर्याज जो गुप्ता एज है उसमें बेसिकली किस लैंग्वेज का ज़्यादा वो डेवलपमेंट हुआ था, तो दैट वाज संस्कृत. क्योंकि इससे पहले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा एंड जैनिज्म ये जो संस्कृत लिटरेचर वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा वीकन हो गया था. सो अब पुराण क्या होते हैं? द पुराणास रेफर टू द एंशिएंट कोड विच वर अर्लियर इन ओरल ट्रेडिशन. पहले ये ओरल ट्रेडिशन में होते थे और बाद में इनको कंपाइल किया गया गुप्ता एज के टाइम पे. पुराण रिप्रेजेंट 2 फॉर्म्स, महापुराण एंड उपपुराण. दोनों 18 होते हैं नंबर में. पुराण डील्स विद डाइवर्स मैटर विच इंक्लूड्स बोथ द मेन स्ट्रीम ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट टाइम्स एंड द फोक ट्रेडिशन. दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं जो मेन स्ट्रीम चलती हैं, जैसे कि जो राजा वगैरह चलवाते हैं, जो वहाँ के किंग्स वगैरह पेट्रोन करते हैं, जिस चीज को पेट्रोनेज करते हैं उसका, और जो फोक ट्रेडिशन चलता था उसका, दोनों का मेंशन आपको पुराण में मिल जाएगा. सब्जेक्ट मैटर इज ऑल्सो देयर वेरी डाइवर्स. उसमें सब्जेक्ट्स भी काफी डाइवर्स रहते थे. कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं था जिसके ऊपर लिखेंगे, बहुत सारी चीजों के ऊपर पुराण लिखे जाते थे. द कोर सब्जेक्ट उसमें कौन कौन सा होता था? क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, डिफरेंट पीरियड्स एंड चेंजेस, कैसे कैसे पीरियड चेंज हुआ. पुराण मेंशन 4 पीरियड जिसे हम युगा कहते हैं: कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कल युग. ये तो हम सुने ही है सब कुछ. अकॉर्डिंग टू पुराणास इन एवरी नेक्स्ट फेज देयर इज अ डिटरेशन एंड डिजनरेशन. इसके अकॉर्डिंग जो भी अगला युग आता है उसमें पहले के कंपैरिजन में डिटोरेशन हो जाता है, वो खराब हो जाता है पहले वाले के कंपैरिजन में. डायनेस्टिक थ्योरी हिस्ट्री यानी कि इसका मतलब डायनेस्टिक हिस्ट्री का मतलब होता है कि कौन सा किंग था, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो ये सब भी हमको पुराण में मिल जाता है. चंद्रवंशी एंड सूर्यवंशी क्षत्रिय ट्रेडिशन. तो इन दोनों का जो लोकल ट्रेडिशन होता है वो भी हमको मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम द कोर अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अदर सब्जेक्ट मैटर इज सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, सोशल सेरेमनीज, फेस्टिवल्स, सैक्रिफाइसेस, डोनेशंस, पिलग्रिमेज, टेम्पल्स, इमेजेस, स्तूपा, जो स्टैच्यूज, जो भी कुछ बनता रहता था उस टाइम पे वो सब इसमें आपको मेंशन मिल जाएगा. पुराणास प्लेस अंडर 2 ट्रेडिशंस, सेवाइट एंड वैष्णवाइट. सो सेवाइट गाइस जो शिव से रिलेटेड होगा, वैष्णवाइट जो विष्णु से रिलेटेड होगा. अब आपको जो इंपॉर्टेंट जिनके नाम कुछ याद रखने हैं, जो लिंग पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण. पुराण ऑल्सो कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नोइंग हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया. आप जब आपको पता है कि इतना सारा डाइवर्स उसमें ट्रेडिशंस को, किंग्स को मेंशन किया हुआ है, तो हमको एंशिएंट इंडिया का इससे काफी नॉलेज मिल जाता है. Then the post-Gupta period also important for development of Sanskrit literature, writings of Banabhatta and जो हर्षवर्धन जो राजा थे हमारे, उनके कोर्ट में थे, उनकी राइटिंग्स हमको मिल जाती हैं. And his 2 famous books are Harshcharit and Kadambari. Second important is Harshvardhan himself wrote 3 important plays. मतलब एक तो इनके यहाँ पे जो राइटर्स जो ये लोग पैट्रोनाइज करते थे उनकी राइटिंग्स भी मिलती हैं, और जो इन राजाओं ने खुद लिखी थी उनकी राइटिंग्स भी मिलती हैं. देन हमारा आ जाता है संगम लिटरेचर गाइस. ये नॉर्थ वाला पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है, हम थोड़ा सा साउथ वाला पार्ट पढ़ेंगे. सो व्हाट इज संगम लिटरेचर? असेंबली ऑफ पोइट्स. इसमें आपकी असेंबली होती थी पोइट्स की. देन अकॉर्डिंग टू तमिल ट्रेडिशन देयर वर 3 संगम.
3 संगम हुए हैं, लेकिन हमको मोस्टली ज़्यादा तीनों के बारे में पता नहीं है, हमको लास्ट वाले के बारे में ज़्यादा पता हुआ है। और ये हुई किसके अंडर में थी? पांड्या रूलर के अंडर में, अबाउट 200 BC टू 300 AD। एंड ये साउथ संगम एज को रिप्रेजेंट करता है। 3 रूलर जो हुए, पांड्यास, चोलास और चेरास। तो ये साउथ में तमिलनाडु एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड केरला। द प्रोडक्ट ऑफ संगम दैट मीन्स असेंबली ऑफ पोइट्स, तमिल लिटरेचर इन तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। लिटरेचर में काफ़ी वर्ड्स फॉर्म्स हैं, सेक्युलर लिटरेचर है, कोई भगवान वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली 2 मेन थीम होते थे इसके, अकम और पुरम। अकम मीन्स लव, पुरम मीन्स वॉर। तो ये इसकी 2 मेजर थीम्स होती थी गाइस। इनर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, आउटर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, थ्रोज लाइट ऑन पॉलिटिकल लाइफ एट द टाइम। The Cholas, Cheras and Pandyas are 3 main kingdom जो हम पढ़ चुके हैं। अदर स्मॉलर chiefs were subordinate to those 3। अब ये तो आपके मेन हो गए, चोला, चेरा, पांड्या। अब इनके नीचे भी जो छोटे छोटे किंग्स होते थे, जो feudatories होते थे, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते थे। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द लाइफ, नेम ऑफ द ऑफिशियल्स, टैक्सेशन सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम। सो बेसिकली ये सेक्युलर नेचर का होता था, और जैसे कि हमारे पुराण में मिलता है एंशियंट लाइफ के बारे में, लेकिन ये बेसिकली नॉर्थ साइड का मिलता है, जैसे संगम लिटरेचर हमारा साउथ साइड का मिल जाता है। संगम लिटरेचर थ्रो लाइट ऑन सोशल लाइफ ऑफ द टाइम, सोशल क्लास, सोशल डिवीजन, स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। Then religious practices of the time, names of the deities, include names of the northern deities also like Indra। तो बेसिकली तो इसमें आपको साउथ का मोस्टली मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ जो नाम है आपके वो मिल जाएंगे, जैसे इंद्रदेव का नाम मिल जाएगा जो नॉर्थ में बेसिकली फेमस थे। मेंशन ऑफ द ब्राह्मण्स, अब ये जो है आपका ये वाला नेम्स ऑफ द डेटीज एंड मेंशन ऑफ द ब्राह्मण्स, इससे आपके ये पता चल जाता है कि जो नॉर्दर्न कल्चर था और जो साउथ कल्चर था वो पैरेलली फ्लरिश किया था। मेंशन ऑफ अ वेरी पॉपुलर सोशल ट्रेडिशन दैट वाज हीरो वर्शिप। हीरो रेफर्स टू वन हु फॉट ब्रेवरी इन वॉर एंड सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ। तो हीरो वर्शिप का इससे हमें पता चलता है। और हीरो यूजुअली होते कौन है कि हीरो, वैसे भी हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा लड़ाई करता है विलन्स के साथ में और अपनी लाइफ अल्टीमेटली सेक्रीफाइस कर देता है, तो उसको हम हीरो बोलते हैं। तो इनके काफी ज्यादा ग्लोरीफाइंग लिटरेचर हमको मिल जाता है संगम में। इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द टाइम, various kinds of occupation based on the specific ecological zones like river valley zones, coastal zones, hilly zones। so geographical distribution के बारे में भी हमको इससे पता चल जाता है, occupational groups के बारे में पता चल जाता है, ट्रेड कैसा था वो पता चल जाता है। एंड वहाँ पे कौन कौन से, अब ये साउथ का आपका हो गया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में आपको पता चल जाता है। जैसा कि आपको पता होगा चोला एम्पायर का जो नेवी एक्सपेंशन था वो बहुत ज्यादा था, तो उसके लिए हमको पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। Under trade mention important trade items from South India like spice and ivory। Mention of trading routes। अब हम थोड़ा सा फॉरेन राइटिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे ही हमारे हिस्टोरिकल पीरियड में टाइम टू टाइम हमारे इंडिया में जो फॉरेनर्स थे वो आते रहे हैं, तो उनकी कुछ राइटिंग्स हैं जिसके थ्रू हमको हिस्ट्री का पता चलता है। तो उसमें कुछ फेमस है, जैसे कि ग्रीक्स, लैटिन एंड चाइनीज। तो अब ग्रीक में हमारा जो इंडिका है, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है, लेकिन ये खो चुकी है। और इसके थ्रू हम इसका हमको पता कैसे चलता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक बुक लिखी थी, क्योंकि अलग अलग और जो राइटर्स की जो बुक्स मिलती हैं उसमें इसका मेंशन है कि कोई मेगास्थनीज नाम का बंदा था, उसने इंडिका लिखी थी। सो दैट्स हाउ वी नो दिस। एंड ज्योग्राफी के ऊपर जो बुक है बाय स्ट्रैबो, बाय टॉलेनी एंड पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये याद करने का है। अब ये अनोनिमस है, इसका हमको पता नहीं है कि ये किसने लिखी है। और लैटिन में जब हम देखेंगे तो नेचुरल हिस्ट्री ये प्लिनी ने लिखी है। अंडर चाइनीज राइटिंग ऑफ फाहियान जो गुप्ता एज के टाइम पे आए थे, राइटिंग ऑफ ह्यूनसांग जो पोस्ट गुप्ता टाइम पे आए थे, हर्षा के टाइम पे, एंड राइटिंग ऑफ इत्सिंग ये भी पोस्ट गुप्ता के टाइम पे आए थे। सो बेसिकली ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया है राइटिंग्स एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा अर्ली मिडाइवल का स्टार्ट करते हैं। तो शिल्प शास्त्र, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मिडाइवल पीरियड, तो इसके बीच में जो ट्रांजिशन फेज था उसमें शिल्प शास्त्र लिखा गया था। ये हमारा अर्ली मिडाइवल टेक्स्ट है फ्रॉम 750 to 1250। सब्जेक्ट मैटर टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर।
बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर कैसे बना ये दिखाते हैं। डिस्क्राइब 3 स्टाइल नागरा, द्रविड़ एंड बेसार। अब ये तो हम ऑलरेडी इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ चुके हैं कि नागरा, द्रविड़ा और बेसर स्टाइल क्या होता है। Now it describes the installation and creation of the images in the temples. Under this, they highlight the creation of the images of women. Some important forms being women dancer, women as mother, women playing parrot, women holding a mirror. So basically guys, ये हमारा ancient यहाँ खत्म हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इसका अगला पार्ट कवर करेंगे जो हमारा मिडाइवल पीरियड का लिटरेचर होगा। So till then, thanks for watching, and if you like this session was worth watching, please like, comment, share and subscribe. Thank you so much.